झरमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक मेथड के बारे में। शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक सर्टिफाइड साइकिक रीडर और एक मीडियम हूँ, तो अगर आप लाइफ के किसी भी क्षेत्र में स्टक फील कर रहे हो या फिर आपको किसी भी क्षेत्र में क्लैरिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लव, फाइनेंस और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, एनी काइंड ऑफ अफेयर्स, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ पे हम लोग हर हफ्ते जो है फ्री रीडिंग्स का गिव अवे दे रहे हैं, तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए और गिव अवेज का लाभ उठाइए। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक अगेन। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक मेथड। इसके बारे में मैंने एक झलकी, एक ग्लिम्प्स सी जो थी, वो जब एथनोग्राफी पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि व्हाट इज़ बेसिकली नोमोथेटिक एंड व्हाट इज़ बेसिकली आइडियोग्राफिक मेथड। तो आज हम इसका थोड़ा सा डीप जाएंगे और इनको एलैबोरेटली इन टर्म्स को समझेंगे और इनके बीच के डिफरेंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो ये जो आप वाइट कलर का क्राउड देख रहे हो, दिस फॉलोज द नोमोथेटिक अप्रोच, वेयर ये जो आप गोला बनाया हुआ है, रेड कलर का जो इंसान देख रहे हो, दिस फॉलोज द आइडियोग्राफिक अप्रोच, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे अगर हम लोग जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके चले तो इट विल बी एप्लीकेबल टू नोमोथेटिक अप्रोच, और अगर हम लोग स्पेसिफिसिटी का अप्रोच लेके चले तो इट विल बी एप्लीकेबल टू आइडियोग्राफिक अप्रोच। तो वहाँ पे मैंने उस वीडियो में एक ट्रिक समझाया था कि आई फॉर आइडियोग्राफिक एंड आई फॉर इंडिविजुअल, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट, कि जैसे कि आपको पता है कि सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो है उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस रिसर्च की ज़रूरत होती है, ताकि आप सारे सोसाइटीज़ को कंपेयर करो, उसके बाद केस स्टडीज़ बनाओ, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाओ, और उन सब को लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज़्यादा इंटेंस रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो सोशियोलॉजिस्ट जनरली दो तरह के रिसर्च का अप्रोच अपनाते हैं। पहला रिसर्च मेथड या पहला रिसर्च अप्रोच है नोमोथेटिक अप्रोच, एंड दूसरा रिसर्च मेथड है आइडियोग्राफिक अप्रोच। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दोनों अप्रोचेस के बीच का डिफरेंस। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको वही लिखना है, यही लिखना है कि सोशियोलॉजी एक बहुत इंटेंस सब्जेक्ट है और इसके लिए अपने को दो रिसर्च मेथड्स की ज़रूरत होती है, एक आइडियोग्राफिक मेथड एंड दूसरा नोमोथेटिक अप्रोच। आज की वीडियो में हम लोग इसका डिफरेंस जो है वो लिखेंगे, बस इतना ही लिखना है इंट्रोडक्शन में। तो अब हम बात करेंगे आइडियोग्राफिक अप्रोच के बारे में। जब बात आती है साइकोलॉजी की, तो आइडियोग्राफिक अप्रोच मतलब वन ऑन वन बिहेवियर। मान लीजिए मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, तो जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपके बारे में ही पूछूंगी ना कि आपका ब्लड काउंट क्या है, अभी आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है, आपके पास्ट इश्यूज़ क्या है। तो आपके रिलेटेड ही होगा प्रॉब्लम, ना कि आपके पूरे खानदान, आपके पूरे पूर्वजों के बारे में होगा। इट वुड बी अराउंड यू। सो आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है, इट इज़ अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी। ऑन द अदर हैंड, जो आइडियोग्राफिक अप्रोच होता है व्हेन इट कम्स टू सोशियोलॉजी, इट इज़ द सोसाइटी एंड ओनली दैट सोसाइटी, नॉट द करस्पॉन्डिंग और द नेबरिंग सोसाइटी। वो सिर्फ एक सोसाइटी को, एक स्पेसिफिक सोसाइटी को स्टडी करता है, ना कि उसके आसपास की सोसाइटी या उसके रिलेटेड सोसाइटीज़ को। सिर्फ एक ही स्पेसिफिक सोसाइटी को स्टडी करता है, इंडिविजुअलिस्टिक है। यहाँ पे एथनोग्राफी जो है वो एक तरह का आइडियोग्राफिक मेथड है। एथनोग्राफी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसमें मैंने जो ये है आइडियोग्राफिक मेथड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया था। तो एथनोग्राफी क्या है, जहाँ पे एथनोग्राफर्स जो है वो एक पर्टिकुलर ट्राइब में जाते हैं, उनकी रीत और उनकी प्रीत का हिस्सा बनते हैं और वहाँ पे रिसर्च स्टडीज़ कंडक्ट करते हैं महीनों सालों तक, ताकि वो लोग उनके बीच रह के उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को समझ सके और जो बातें बाहर नहीं आ सकती उन पे भी रिसर्च कर सके। तो एथनोग्राफी के ऊपर मैं अलग से अभी तो नहीं ज़्यादा एलेबोरेट करूँगी, कि वहाँ पे मैंने बहुत एलेबोरेटली वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हो।
So, ethnographers usually carry out such research. They use the methods such as participant observation, interviews, etc. The ethnographers typically go to the field, society, or the group of people that they wish to study and spend years at a stretch trying to observe the most intricate details of their everyday life, such as their pattern of interaction, their rituals, and their kinships, etc. Thus, one can see that the ideological approach studies the society at the micro level. यहाँ से अपने को जो सारांश है वो ये निकल के आता है कि जो आइडियोग्राफिक अप्रोच है वो पीपल सोसाइटी को स्टडी करता है एट द माइक्रो लेवल मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे स्टडी करता है. ऐसा नहीं है कि पूरी सोसाइटी को स्टडी करे, पूरी सोसाइटी के हर एक फैमिली को स्टडी करता है कि उनकी किनशिप पैटर्न क्या है, उनके शादी का पैटर्न क्या है, कि उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनकी रीत, उनकी प्रीत क्या है, वो इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे स्टडी किया जाता है. एंड इट स्टडीज सोसाइटी एट द माइक्रो लेवल. यहाँ पे एथनोग्राफर्स का अगर नाम आए तो मेलिनोस्की सर का नाम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एथनोग्राफी के वीडियो में भी मैंने उनका नाम लिया था. तो ये मेलिनोस्की सर जो थे उन्होंने ट्राइब में जाके, एक रिमोट ट्राइब में जाके किस तरह से सालों उन्होंने रिसर्च करे थे और फाइनली उन्होंने अपनी रिसर्च की थीसिस जो है वो लिखी थी. The study of Trobriand islanders by Malinowski uses the ideographic approach as it is detailed study of the life of the people there. The results derived from the study are specific to the field and generalization cannot be applied to their societies. जैसे कि मैंने कहा ये जो results निकल के आए हैं ये मेलिनोस्की सर के ethnography research का, that is specific, individualistic. It cannot be generalized to the whole society or the neighboring society as well. अब हम बात करते हैं नोमोथेटिक अप्रोच के बारे में. जस्ट अ सेक. सो नोमोथेटिक अप्रोच क्या होता है? नोमोथेटिक अप्रोच जो है वो सब चीज़ों को जनरलाइज्ड वे में देखता है. फॉर एग्जाम्पल आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म तो देखा ही होगा. वहाँ पे संजय दत्त जो है वो ये बोलता है अपने को ना फुल टू डॉक्टर बनना है. ये नहीं कि गले के डॉक्टर को पता नहीं कि घुटने में क्या हो रहा है. तो ये ऐसा है कि MBBS बोले तो हर किसी का, अगर आपको गले में भी दर्द है या फिर पैर में दर्द है या किडनी की प्रॉब्लम है या सर की प्रॉब्लम है, MBBS डॉक्टर के पास ही जाके दिखाओ. तो दिस इज़ द अप्रोच ऑफ नोमोथेटिक अप्रोच. मतलब नोमोथेटिक मतलब हर चीज़ को जनरलाइज्ड वे में स्टडी करता है. इट डजंट स्टडीज ऑन द स्पेसिफिक और द माइक्रो लेवल, इट स्टडीज ऑन द माइक्रो लेवल की जनरलाइज्ड और ब्रॉड स्पेक्ट्रम वे में वो स्टडी करता है सोसाइटी को. So the nomothetic approach on the other hand is an approach typical to the natural science where broad generalization are to be made. Sociologists also have come to use this approach. जो ये नोमोथेटिक अप्रोच है इसका इंस्पिरेशन है अपनी पॉजिटिविस्ट. जो पॉजिटिविस्ट ने सोचा था कि जो सोसाइटियल लॉज है दे आर इक्वल टू द लॉज विच सराउंड्स द नेचर या नेचुरल लॉज के जैसा है. ठीक उसी तरह से नोमोथेटिक अप्रोच जो है वो उसी के मार्गदर्शन पे चलते हैं. मतलब कि नोमोथेटिक अप्रोच जो है इट इज़ टिपिकल टू दैट ऑफ नेचुरल साइंस. मतलब वो हर चीज़ को एक जनरलाइज्ड अप्रोच में चलता है कि अगर एक चीज़, एक इंसिडेंट, एक लॉ इधर हो रहा है, असम में हो रहा है, तो वो सेम थिंग USA में या यूरोप में भी होगा. इट विल बी अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम जनरलाइज्ड अप्रोच. इट obeys a broad spectrum generalized approach rather than the going into the specificity of that approach. In this researcher is carefully conducted to bring out results that one can apply to the broader society. The concept of ideal type as given by Max Weber, which is said to be common to all societies and thus a broad generalization. मैक्स वेबर ने कहा था कि हाँ एक सोसाइटी, मान लीजिए हमारे असम में जो हो रहा है तो वो यूरोप में भी होगा. ऑल सोसाइटीज़ में कुछ फिनोमिनन जो है वो कॉमन होते हैं और उन्होंने उसको एक जनरलाइज टैगलाइन दे दिया था, यूनिवर्सलिस्टिक फिनोमिनन का दर्जा या टैग दे दिया था.
ये तो हमने डिफरेंस तय किया इन टर्म्स ऑफ द डेफिनेशन। ठीक है, अब हम आगे जो डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं कि the approach aims to study society at a more macro level using quantitative methods such as objective questionnaire that are easy to analyze and help us make generalization। ये जो अपना नोमोथेटिक अप्रोच है वो सोसाइटी को मैक्रो लेवल पे स्टडी करता है और इसका स्टडिंग टूल्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनर और स्टैटिस्टिकल मेथड। ये क्वांटिटेटिव मेथड इम्प्लीमेंट करता है रादर देन क्वालिटेटिव मेथड जो कि अपना आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है वो यूज़ करता है। तो नोमोथेटिक अप्रोच कौन सा मेथड यूज़ करता है, बेसिकली दैट इज़ द क्वांटिटेटिव मेथड, क्योंकि ये लोग जो हैं वो न्यूमेरिकल डेटा पे एंड फॉर नोमोथेटिक एंड फॉर न्यूमेरिकल डेटा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, न्यूमेरिकल डाटा इज रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव मेथड। तो नोमोथेटिक मेथड जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड को अप्लाई करता है। The aim is to able to apply such generalizations even outside the field of study, thus generalizations which are universal such as those of the scientific laws। जैसे कि मैंने कहा कि नोमोथेटिक अप्रोच जो है वो पॉजिटिविस्ट के नक्शे कदम पे चलता है। पॉजिटिविस्ट का क्या मानना था कि नेचुरल लॉज जो लॉ फॉलो करते हैं, सोसाइटी लॉज भी वही लॉ फॉलो करेंगे, तो नोमोथेटिक वाले भी उन्हीं के चेले हैं। तो दे ऑल्सो थिंक कि नेचुरल लॉज के जो लॉज फॉलो करती है, नेचुरल लॉज जो प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करती है, नोमोथेटिक मेथड भी वही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करेगी एंड दैट टू इन अ जनरलाइज्ड अप्रोच। अब हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर विल्हेम विंडलबैंड इन नियो कैंथेनियन इंट्रोड्यूस दिस टर्म्स एंड डिफाइंड देयर डिस्टिंक्शंस। तो नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक अप्रोच को किन्होंने स्टार्ट किया था, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, विल्हेम विंडलबैंड ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था और इन दोनों आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक अप्रोच के बीच के डिस्टिंक्शन को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया था। ये नाम आप याद रखिए। Windelband used nomothetic to describe an approach to producing knowledge that seeks to make large-scale generalization। जैसे कि मैंने कहा कि विंडलबैंड जी जो थे उन्होंने नोमोथेटिक्स को यूज़ किया था to describe an approach to producing knowledge that seeks to make large-scale generalization। लंबे स्तर पर या बड़े स्तर पर अगर जनरलाइजेशन करा जाए किसी टॉपिक को, किसी सोसाइटी को, तो अपन आइडियोग्राफिक अप्रोच को नहीं ले सकते। अब हमको लेना पड़ेगा नोमोथेटिक अप्रोच को और इसको कॉन्सेप्ट पे लेके आए थे विंडलबैंड सर। This approach is common in the natural science and is considered by many of the true paradigm and goal of the scientific approach। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि प्लांट रिक्वायर फोटोसिंथेसिस टू ग्रो। तो जो यहाँ के प्लांट, हमारे असम के प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस चाहिए और यूरोप के प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस ही चाहिए। To enhance itself, to for the greenery element, plants produce chlorophyll। यहाँ के प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है इन इट्स लीव्स और यूरोप के प्लांट्स भी क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्शंस आर देयर, क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं इन इट्स लीव। तो इट इज़ बेसिकली अ यूनिवर्सल प्रोसेस, साइंटिफिक लॉज जिसको सोसाइटल टर्म्स में कन्वर्ट किया है इन द नोमोथेटिक अप्रोच। इसको एक और एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ, तो मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करती हूँ और मेरी इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो रोज़ अपने को रिक्वेस्ट आती है। तो आप लोगों ने पिक कार्ड रीडिंग्स तो देखा ही होगा, यूट्यूब पे लाखों चैनल्स हैं ऑफ द पिक कार्ड रीडिंग्स। तो वहाँ पे एक लाइन जो है वो कॉमन होता है, गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। तो जिसको रेजोनेट कर रहा है, जो पॉइंट रेजोनेट कर रहा है वो आप रखिए, जिसको रेजोनेट नहीं कर रहा है वो आप साइड में छोड़ सकते हैं। ये आपको हर एक टैरो कार्ड रीडर
को बोलते हुए दिखेगा, हर एक टैरो कार्ड रीडर बोल, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग होती है और उनके चैनल पे लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स होते हैं। आई एम नॉट सेइंग करोड़ों, बट लाखों सब्सक्राइबर्स होते हैं, हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो हर एक के साथ हर एक पॉइंट रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं होता है। तो वो लोग ये अनाउंसमेंट करते ही हैं कि वो लोग ये अनाउंसमेंट करते ही हैं कि गाइस ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जिनको ये रीडिंग रेजोनेट करती है वही वो पॉइंट्स उठाए। कहने का मतलब ये है कि जब हम पिक अ कार्ड रीडिंग्स की बात करते हैं तो जो कलेक्टिव रीडिंग जो यूट्यूब चैनल्स पे आती है, जो सबको रेजोनेट करती है या नहीं करती है, दैट इज़ द नुमोथेटिक अप्रोच। लेकिन अगर आपसे एक या दो पॉइंट रेजोनेट करे तो आपको लगता है कि अरे बाप रे, ये तो मैं सब कुछ पता है इससे तो पर्सनल रीडिंग करानी ज़रूरी है। तो अगर आपने उससे 1-to-1 पर्सनल रीडिंग कराया, आपने पेमेंट करी और उसने आपके स्पेसिफिक रीडिंग करी, देन दैट इज़ द आइडियोग्राफिक अप्रोच। With the nomothetic approach, one conducts careful and systematic observation and experimentation in order to derive results that can be applied more broadly outside the realm of study. We might think of them as scientific laws or general truths that have come from social science research. In fact, we can see this approach present in the work of early German sociologist Max Weber, who wrote about the process of creating ideal type and concepts meant to serve as general rules. जब हम वेबर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ लॉज को किस तरह से उन्होंने एलेबोरेट किया था। इसके बारे में हम लोग डीपली जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। On the other hand, an ideographic approach is one that is specifically focused on a particular case. जैसे कि मैंने कहा in case of pick a card reading, तो आइडियोग्राफिक रीडिंग क्या है? आपने अगर एक रीडर से पैसे दे के बुकिंग कराई कि हाँ जी मेरा नेम और डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप मेरी रीडिंग कराओ, तो वो स्पेसिफिकली अगर आपके कार्ड्स निकालती है, आपके लिए रीडिंग करती है, देन दैट इज़ द आइडियोग्राफिक अप्रोच। This approach is designed to derive meanings particular to the research target and it is not necessarily designed for extrapolating generalization. ये जो आइडियोग्राफिक अप्रोच होता है ये सिर्फ जनरलाइजेशंस के लिए नहीं बनाया जाता। इसमें जो है मीनिंग्स छुपे होते हैं, आपके डीपर इंसाइट्स छुपे होते हैं rather than going on to the statistics or to the upper layer only। यहाँ पे डीप जाते हैं लोग, स्पेसिफिसिटी। पिक अ कार्ड रीडिंग की बात ही करा लीजिए, अगर आपके बारे में स्पेसिफिसिटी, आपने रीडर को पैसे दिए 200-500, बट ऑब्वियस सी बात है आपके हर सवाल के जवाब उनको देने पड़ेंगे और डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, किस क्षेत्र में आप कर रहे हो, तो डिटेल में शील गो थ्रू इट। बट अगर आप कलेक्टिव रीडिंग कराओगे देन इट विल बी लाइक हाँ आपके ये हो रहा है, आपकी एनर्जीज ये है। इट विल नॉट गो इनटू डीपर, इट विल नॉट गो इनटू स्पेसिफिक एलिमेंट्स। ओके, ये हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है। Again, there's another difference, that is practicality versus emotionality. जो अपना नुमोथेटिक अप्रोच है वो इम्प्लीमेंट करता है द मेथड ऑफ प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी बोले तो क्यों? क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, वो इमोशंस को या फिर भावनाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देता। तो इसीलिए वो प्रैक्टिकल मेथड जो वो दिख रहा है, ऑब्जर्वेशन मेथड से जो उसको दिख रहा है वही वो पेन डाउन करेगा, उसी का वो स्टैटिस्टिकल डेटा बनाएगा और उसी के बेसिस पे वो रिसर्च करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो अपने आइडियोग्राफिक मेथड होते हैं वो भावनाओं की कदर करते हैं और वो इमोशनल लेवल पे जाके उसको लिखते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन नंबर्स और स्टैटिस्टिकल डेटा, इट इज़ बेस्ड ऑन द होल process of descriptive process. It is basically a qualitative process. So nomothetic is based on what can described as a tendency to generalize and is typical for the natural science. It describes the effort to derive laws that explain type of categories of objective phenomenon in general. Just a sec. तो आइडियोग्राफिक मेथड जो है इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी, इट इज़ बेस्ड ऑन इमोशंस। तो आइडियोग्राफिक मेथड अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो यू कैन नॉट कीप योर इमोशनल साइड अपार्ट।
आपको अपना इमोशनल साइड भी उधर रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस भी वहाँ डालने पड़ेंगे। एंड ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटाज ही हो, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव अपनी वर्ड्स में अपनी इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हो अगर आप आइडियोग्राफिक अप्रोच लेते हो। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनलिटी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द टू अप्रोचेस इन सोशियोलॉजी। तो अगर अपने को सोशियोलॉजी स्टडी करना होता है तो दोनों ही अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ती है। वो कैसे? In order to get a detailed study, a sociologist must employ both the ideographic as well as the mnemothetic approach. This will give a better understanding of the field of concept being studied. For example, while studying gender bias in the workplace, अगर आप किसी वर्क प्लेस में आपको जेंडर बियास यानी कि वुमेन के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन द वर्क प्लेस, अगर आपको ये स्टडी करना है तो आपको दोनों ही अप्रोचेस को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको जेंडर बियास स्टडी करना है कि वुमेन के साथ किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो कैसे? While the nomothetic approach will give us the result that the gender wage gap is prominent, तो नोमोथेटिक अप्रोच से आपको एक पर्टिकुलर डेटा मिलेगा कि भाई हाँ, मेल को इतना वेज गैप मिल रहा है, एक एवरेज मेल को मिल रहा है पर महीने 10,000 रुपये। ऑन द कॉन्ट्ररी एक एवरेज वुमेन को मिल रहा है पर मंथ 7,000 रुपये। तो आपको नोमोथेटिक अप्रोच से जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उस डेटा के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि वेज गैप में डिफरेंसेस हो रही है। तो बट ऑब्वियसली बात है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या बियास, जेंडर बियास जो है वो हो रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप आइडियोग्राफिक अप्रोचेस यूज़ करोगे तो आपको आप इंडिविजुअल हर वुमेन के साथ जाके बात करोगे कि क्यों तुम्हें सैलरी कम मिल रही है, क्या तुम्हारे साथ हरासमेंट हो रही है या फिर तुमसे लेट तक काम कराया जा रहा है फिर भी तुम्हारे साथ तुमको पैसे नहीं दिए जा रहे, क्यों, किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है। तो आप इंडिविजुअली जाके वुमेन की कंडीशन को वहाँ पे परख सकोगे अगर आप आइडियोग्राफिक अप्रोच इस्तेमाल करते हो तो इसी तरह से सोशियोलॉजी में दोनों अप्रोचेस ही ज़रूरी होती है, नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच से आपको एक स्टैटिस्टिकल नंबर मिल जाता है और आइडियोग्राफिक अप्रोच से आपको उसके बीच का इंसाइट्स जो है आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि ऐसा हो क्यों रहा है और इसके बीच का रीज़न क्या है। तो आते हैं हम अपनी कंक्लूजन पे। जैसे कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आपको अब तक जो समझ में आया है आप अपने हिसाब से कंक्लूजन जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि कंक्लूजन जो है हमेशा अपने हिसाब से ही लिखना चाहिए जो अब तक आपको समझ में आया हो। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।